देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन हम आपको बता चुके थे कि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहले कौन सी होती है? असूत्री। असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरी कौन वाली होती है? समसूत्री। तीसरी कौन वाली होती है? अर्धसूत्री। जो समसूत्री होती है उसको कल हमने नहीं पढ़ाया था, जबकि 2 प्रकार की कोशिकाएं विभाजन जो है वो हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, कौन वाली बता दिया था? एक असूत्री। असूत्री वाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं असूत्री वाली को? अमिटोसिस। क्या कहते हैं? अमिटोसिस। समसूत्री वाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिटोसिस। अर्धसूत्री वाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मियोसिस। अमिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस। अमिटोसिस के बारे में हमने आपको बता दिया था। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल और केवल किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसके पास होती हैं? सूक्ष्म जीवों के पास होती है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल वगैरह ये लोग होते हैं, इन लोगों के पास ये वाली कोशिका विभाजन होता है। ये वाला कोशिका विभाजन जो होता है बहुत ही सरल होता है। इस कोशिका विभाजन में क्या किया जाता है कि एक बड़ी सी कोशिका होती है, उसको मदर सेल यानी मात्र कोशिका कहते हैं, और ये मदर सेल बीच से पिचकती जाती है। पिचकने के बाद वो टूट जाती है, और टूटने के बाद 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं, और जो 2 नई कोशिकाएं बनती हैं उस कोशिका को क्या कहते हैं? डॉटर सेल। क्या कहते हैं? डॉटर सेल। तो पहला वाला कोशिका विभाजन हमने आपको समझा दिया था। इसको क्या कहते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन। एक के बाद समसूत्री कोशिका विभाजन आपको नहीं बताया था, जो कि आज पढ़ाएंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को एक बार और रिवाज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताओ कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले बात कोशिका विभाजन का सिद्धांत जो है उसके बारे में कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले दी थी? क्या नाम था उसका? नाम वार्चे। क्या नाम था उसका? वार्चे। बात समझ पाए? अब इसके बाद हमने आपको बताया था अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है नहीं बताया था। ये बताया था आपको कि जो समसूत्री विभाजन होता है ये ज़्यादा होता है, मतलब 98% जो होता है शरीर में, मानव के शरीर में समसूत्री विभाजन होता है। कितने परसेंट होता है? 98%। जबकि 2% या 2% में आप लग सकते हो वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो असूत्री विभाजन जो होता है ये मानव में नहीं होता है, मतलब ये केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवधारियों में होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो कि ये वाले दोनों हैं, कौन वाले? समसूत्री और कौन वाले? अर्धसूत्री। ये दोनों कोशिका विभाजन किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले में होते हैं। अगर यूकैरियोटिक वाले में होंगे तो यूकैरियोटिक वाले में पेड़ पौधे वगैरह जीव जंतु जितने आ रहे हैं वो सब आ जाएंगे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक वाले में ये दोनों होते हैं। और एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये कब होता है? जनन के समय होता है। किस समय होता है? जनन के समय। मेल में किस में होता है? मेल का स्पर्म, और मेल की स्पर्म होती है कोशिका, ठीक है, और फीमेल की ओवम। ये जब हम आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, जन्म चैप्टर, उसमें आपको बताएंगे कि स्पर्म क्या होता है मेल का, ओवम क्या होता है। क्लियर? तो स्पर्म और ओवम जो है ये जन्म प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले कोशिकांग, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इन कोशिका में कौन वाला कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन वाला होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन में हमने आपको बताया था सूत्री कोशिका विभाजन में इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जैसे मानव है, मानव के पास कितने जो क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। एक मेल यानी मेल के पास 46, फीमेल के पास 46। लेकिन जो मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं उनमें क्या होता है? 46 तो होता है, 46 दोनों को सेम होता है। लेकिन होता क्या है? जो सेम होता है, जो बॉडी का निर्माण करता है, कितने होते हैं? 44। बॉडी का निर्माण देखो, मेल और फीमेल की बॉडी लगभग सेम होती है कि नहीं? और जो कुछ अंतर जो पैदा करते हैं वो 2 क्रोमोसोम होते हैं, वो अंतर पैदा करते हैं। तो 44 तो सेम, हाथ पाँव वगैरह, मुंह वगैरह सब कुछ सेम होता है, ठीक है। अंतर पैदा करने वाले कितने होते हैं? 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो अंतर पैदा करते हैं। तो जो बॉडी को सेम रखते हैं उस वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। क्या कहते हैं उसको? ऑटोसोम। और जो मतलब लिंग को निर्धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? एलोसोम। तो जो बॉडी को सेम रखते हैं 44 वाले, जो वो कौन वाले होते हैं गुणसूत्र? ऑटोसोम। और जो मतलब लिंग को निर्धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? एलोसोम, ठीक है। एलोसोम वाले जो होते हैं मेल में जो होते हैं, मेल में XY होते हैं। मेल में कौन से होते हैं? XY। फीमेल में कौन कौन होते हैं? XX। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब यहाँ पर हमने आपको बताया जब कभी संतान नहीं बनती है तो उसमें क्या होता है? ये जो है 22 अपना दे देता है ऑटोसोम वाला, ये भी 22 दे देता है ऑटोसोम वाला। टोटल कितने हो जाते हैं? 44। कितने हो जाते हैं? 44। अब फिर क्या करते हैं? इससे एक जाता है और इससे एक जाता है। अगर XX दोनों से आ गया तो लड़की, और अगर X इसने Y भेज दिया, ये तो X से भेजेगा, तो ऐसा अगर आ गया तो लड़का। बात समझ पा रहे हैं? ये पूरी कॉन्सेप्ट हमने कल आपको बता दी थी। तो दोनों हमने एक कौन सा? असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन आप पूछेगा कि जो ऐसा कौन सा कोशिका विभाजन है जिसमें मात्र सेल जो है वो टूट करके 4 नई सेल में विभाजित होती है? तो वो एकमात्र कोशिका विभाजन हो कौन सा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जबकि असूत्री और समसूत्री जो कोशिका विभाजन होते हैं उसमें मात्र सेल टूट करके केवल और केवल 2 नई कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं। बात समझ पाए? क्लियर? यहाँ तो बता दी था। अब हम इसको पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन को। देख ध्यान से समझिए इसको, कल हमने यहाँ तक आपको बता दिया, ये रिविजन हो गया आपका, ठीक है।
फिर देखते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन पहले ये समझते हैं। देखो समसूत्री कोशिका विभाजन, देखो ये कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सोमेटिक सेल। क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल। तो कायिक कोशिका क्या होती है? जिससे हमारी काया बनी है। काया मतलब शरीर जिससे बना, काया मतलब समझ रहे हो, यही तो काया है। तो काया जिससे बना है तो उसे कहेंगे कायिक कोशिका। क्या कहेंगे? कायिक कोशिका। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है ये कहाँ होता है? कायिक कोशिका। तो मान लो हन को चोट लग गई, 4 दिन बाद भरी है, तो काया पर चोट लगी है कि नहीं? तो ये कोशिका विभाजन किसके द्वारा हो रहा है? समसूत्री विभाजन। किसके द्वारा हो रहा है? समसूत्री। और लेकिन जो ये कोशिका विभाजन का कार्यकर्ता कौन है? कौन सा अंग कोशिका का था जो कोशिका विभाजन का कार्यकर्ता था? क्या नाम था? सेंट्रोसोम। क्या नाम था उसका? सेंट्रोसोम। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे देखो यह कोशिका विभाजन कायिक कोशिका में होता है। और ये जो कोशिका विभाजन होता है ना, शरीर के 99 से 98 से 99% भाग में होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 98% भाग में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री। 98% भाग में कौन सा कोशिका विभाजन? समसूत्री। बाकी 2% या 1% में तुम्हारा कौन वाला आ जाएगा? अर्धसूत्री। कौन वाला आ जाएगा? अर्धसूत्री। बात समझ पा रहे कि नहीं? अच्छा आगे देखिए यहाँ पर, तो वो वाला जो कोशिका विभाजन होता है वो जनन के समय होता है। वो जनरली थोड़ा होता है, जनरली नॉर्मल लोग होता है वो जो मेल और फीमेल शादीशुदा होते हैं उनमें होता है। बात समझ पा रहे हैं? संतान उत्पत्ति के समय कौन वाला? अर्धसूत्री वाला। ये वाला जनरली सबके उसमें हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर? अच्छा यहाँ पे देखो, इसको क्या कहते हैं? परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। अब देखो जो एक पहले वाला रहा है, कौन वाला? अर्ध समसूत्री वाला, सॉरी अर्धसूत्री वाला विभाजन, उसको क्या करते थे? प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी तो कहते थे कि नहीं? नहीं बताते थे? हाँ आसूत्री को कहते हैं, सॉरी आसूत्री वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन। इसको कहते हैं परोक्ष कोशिका विभाजन। परोक्ष क्या कहते हैं अभी आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोशिका जो है इसे बीच से तोड़ करके अलग नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अलग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि इसमें जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक वाली, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। अब बीच से काट दिया अगर इसे, अब काट दे, कुछ अंग इधर चलेंगे, कुछ अंग इधर चलेंगे, सेम जो नई कोशिकाएं दो डॉटर बनेंगी तो उसमें सारे अंग होंगे ही नहीं। तो इसलिए इसका जो कोशिका विभाजन होता है कुछ स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है वो आगे आपको बताएंगे। बात समझ पा रहे हैं? इसमें भी क्या होता है, एक मदर सेल जो है वो टूट करके कितने 2 सेलों में बदलती है? 2 सेलों, 2 डॉटर सेलों में बदल जाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। एक के बाद और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर आपको थोड़ा बताते हैं, जैसे ये वाला समझो, ये वाला है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कौन कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसमें राइबोसोम होगा, इसमें गोल्गी काय होगा, इसमें लाइसोसोम होगा, इसमें सेंट्रोसोम होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अंग हो जाएंगे। वोक्यूल्स होंगे, इसमें न्यूक्लियर होगा, ऐसे बहुत सारे अंग हो जाएंगे। और इधर ऐसे मैसेज बना दो तो बहुत सारा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ज्यूथरम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो मान लो अगर वही सोचो जो कई बार है आसूत्री विभाजन, कौन वाला बार है? आसूत्री। आसूत्री विभाजन में ज्यादा तो अंग होता है ना, एक के दुई अंग हो तो हम क्या, तो 20 से धीरे 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 कोशिका दबच जाता है, ऐसे 20 से दबच जाता है, ऐसे नहीं दब के पिचक गई, अब पिचक के दोनों अलग हो जाती है, नई कोशिका का विभाजन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर इस करियो तो ये क्या देखो, ऐसे अगर करियो कि मान लो इसे धीरे 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 पिचकायो, अब पिचका करके अलग करियो तो कहो माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ जाए आधा है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहेगा, ओ के पास वैक्यूल्स रहेगा, सेंट्रोसोम रहेगा, लेवा दे आधे अंग चले गए, तो काम गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? तो सेम वहीं पर ये काम ना, मतलब ऐसा विभाजन करना है कि सभी जितनी जो 2 नई कोशिकाएं बनेंगी ना उनके पास ये सभी अंग जाने चाहिए। एक है मतलब विभाजन जो होगा ना वो कैसे होगा कि भैया एक है अंदर तो करो लेकिन वोक्यूल साइज करो कि वोक्यूल्स आधा आधा हो जाए, आधा वोक्यूल्स के पास जाए, आधा वोक्यूल्स के पास जाए। ऐसे सेंट्रोसोम का विभाजन अगर होगा तो आधा उसके पास जाए, आधा इसके पास जाए। ऐसे विभाजन करना है कि सब आधे आधे इधर उधर चले जाए। तो ये जो विभाजन होता है थोड़ा जटिल होता है और इस विभाजन को 5 फेज में किया जाता है। कितने चरण में किया जाता है? 5 अवस्थाओं में किया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कौन से विभाजन को किया जाता है? समसूत्री विभाजन को। जो हमारे बॉडी में विभाजन होता है वो कौन सा है? समसूत्री विभाजन। जबकि अर्धसूत्री विभाजन वो जनन के समय होता है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, वो तो पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक, क्लियर? बात समझ पाए? यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला कितने फेज में होता है? 5 फेज में। समसूत्री विभाजन कितने फेज में होता है? 5 फेज में। कितने फेज में? 5 फेज में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? एक चीज़ और अभी आपको बताएंगे, इसको समसूत्री क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ 5 फेज में होता है। पहले हम इनके फेजों के नाम याद कर लेते हैं। कितने फेज हैं? 5। समसूत्री विभाजन कितने फेज में? 5। सबसे पहला फेज कौन होता है? इंटरफेज। सबसे पहले याद करिए, सबसे पहला फेज कौन होता है? इंटरफेज। सबसे आखिरी वाला फेज याद रखेंगे। देखो इंटरफेज सबसे पहला फेज इंटरफेज, हमारे साथ बोलो तो भी याद रहेगा। इंटरफेज सबसे पहला, और सबसे लास्ट वाला जो होगा नीचे का टेल रहता है, पूछ रहती है कि नहीं, तो नीचे टेलोफेज, नीचे टेलोफेज। सबसे ऊपर वाला इंटरफेज सबसे पहला इंटरफेज, सबसे लास्ट वाला टेलोफेज। अब बीच में क्या होता है? मिडिल। ठीक, तो बीच में कौन वाला हो जाएगा? मेटाफेज। यम से मिडिल होता है, यम से मेटा, तो बीच में कौन हो जाएगा? मेटाफेज। बात समझ पाए? 3 याद हो गए। सबसे ऊपर वाला इंटरफेज, बीच वाला मेटाफेज, नीचे वाला टेलोफेज।
इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, 3 हो गए। अब ऊपर नीचे वाले याद कर लेंगे। बीच में आ जाएगा प्रो और एक हो जाएगा एना, प्रो और एना। तो अभी एक साथ याद करते हैं। सबसे पहले वाला इंटरफेज, सबसे पहले वाला इंटरफेज, दूसरा वाला प्रोफेज, दूसरा वाला प्रोफेज, दूसरा वाला प्रेफेज, तीसरा वाला मेटाफेज, तीसरा वाला मेटाफेज, चौथा वाला एनाफेज, चौथा वाला एनाफेज, पांचवा वाला टेलोफेज। ठीक है, तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं। पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। बात समझ पाए। अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि इन सभी फेजों के बारे में डिटेल में आप चर्चा करेंगे कैसे ये होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला वाला जो फेज होता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा फेज कौन होता है? इंटरफेज। अब इंटरफेज में होता क्या है भाई, ये तो बता दिया कि फेज होता है, इसमें क्या होता है। तो देखो ऐसा होगा कि इसमें होता क्या, जैसे पहले वाला जो हमने आपको बताया था, कौन वाला सूत्री विभाजन था? आसूत्री विभाजन। तो आसूत्री में कुछ ही नहीं, उमा फेज की अवस्था ही क्या था, 20 पचका उसको तोड़ दो, अलग कर दो। जैसे लोई होती है ना आटे की, तो उसे 20 से दबा के इसे महिला अलग कर देती हैं, ऐसे 20 से दबा के अलग कर दो बढ़िया से। लेकिन एमा कहा है, एमा 20 से दबा के अलग करिए तो दिक्कत हुई, ये आधे अंग उधर चले जाएंगे, आधे अंग ये वाली कोशिका के पास, आधे अंग वे वाली कोशिका के पास, दिक्कत हो जाएगी नहीं। तो एमा कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि जो इसके जो बीच के जो अंग है ना, इनको बीच बीच से तोड़ा जाए, और तोड़ के इनका फिर बीच में रख दी जाए, अलग अलग कर दी जाए, आधो 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 दे दी जाए, फिर वो अपना पूरा बना लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इस तरीके से इनको तोड़ना, और तोड़ना भी ऐसे कि अच्छा एक के झटके में ना तोड़ दो ना। तो मान लो जो तुम्हारा कौन सा आयु, एक सेंट्रोसोम होता है, एक इन लोगों को अगर तोड़ दिया, मान लो एक ये न्यूक्लियस हो गया, इसको तोड़ दिया, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं पता है आपको? न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र रहते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए रहता है, अब गुणसूत्र जोड़े में रहता है, और तोड़ दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा वहाँ। तो भैया उसको तोड़ोगे तो तुम्हारा ये न्यूक्लियस जो है सही से काम ही नहीं कर पाएगा अचानक अगर इसको तोड़ दोगे। तो इसको तोड़ने के, अब एक चीज़ आपको पता है, तो इसको तोड़ने के लिए प्रोसेस में तोड़ेंगे, धीमे से तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि सिस्टमेटिक वे से तोड़े। ठीक, तो न्यूक्लियस को, और मेन कमांड कौन करता है? मेन कमांड पूरी कोशिका कौन करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले तोड़ना चाहिए। क्या है तुम्हारे? क्योंकि अगर न्यूक्लियस को सबसे पहले अगर तोड़ोगे ना, तो बाकी सबसे ये कई देगा, ऑर्डर दे देगा कि भैया तुम भी तोड़ो, बीच से ऐसे आराम आराम से तोड़ना, तुम ज़्यादा तोड़ना। ठीक है, लाइसोसोम से कहेगा कि तुम भैया आराम से तोड़ना। ठीक है, इन लोगों सबसे जितने माइटोकॉन्ड्रिया से तुम्हें ऊर्जा बनानी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे कहेगा कि तुम लोग धीमे धीमे से आराम से तोड़ोगे। ठीक है, ये ऑर्डर देगा। बात समझ पा रहे हैं? अलग अलग कोशिका दो बन जाएंगे, अलग अलग कोशिका। लेकिन एक चीज समझो, अगर हम सबसे पहले एक हाथ तोड़ दें तो ये बात ठीक है, तोड़ना तो एक हाथ चाहिए, एक हाथ तो सबसे पहले तोड़ना चाहिए केंद्र को, इंटरफेज में इसको तोड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज समझो, इसके अंदर केंद्रक के अंदर मौजूद कौन रहते हैं? क्रोमोसोम। कौन मौजूद रहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या में रहते हैं? जोड़े में। क्या में रहते हैं? जोड़े में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मान लो तुम्हें एक इसे अगर तोड़ दी तो पता नहीं जो क्रोमोसोम है कई तुम तोड़ दो, का ऊपर से इस जोड़ा, जो जोड़ा मैं का ऊपर से इस कट जाए, का कोनो इस टेन पकड़ पड़ो तो इसको कट जाए, तो क्रोमोसोम के सिस्टम बेकार ना हो जाएगी। नहीं बात समझ पाए। इस देखो इधर, मान लो क्रोमोसोम एक अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कुछ आइस है, कुछ आइस पड़े हैं। ठीक है, आइस पड़े हैं, कुछ आइस पड़े हैं, कुछ आई बेड़ा पड़े हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आइस पड़े हैं। अब मान लो तुम एक आइस तोड़ दी, ऐसे देखो, मान लो तुम एक आइस तोड़ दी केंद्रक का। ठीक, तो क्रोमोसोम कुछ का कुछ भी बीच से फाटी गए, कुछ आइस पीछे पड़ा तो ऐसे कटी गए, तो भैया क्रोमोसोम बेकार नहीं हो जाए यहाँ से, अब क्रोमोसोम बेकार, डीएनए बेकार। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एक ही लिए क्या कहता है कि सबसे पहले ऐसा करो कि जो क्रोमोसोम है इनका अलग करो, इनका तोड़ो। जब क्रोमोसोम टूट जाए ना, इनका तोड़ के अलग कर दो, और जब ये टूट जाएगी ना, तब फिर क्या ये आसानी रही है केंद्रक का तोड़ी में। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करो जाती, क्रोमोसोम को तोड़ा जाता है। तो क्रोमोसोम जो भैया दुई है, दुई जोड़ा में रहते हैं, क्रोमोसोम क्या में रहते हैं? जोड़ा में। क्या में रहते हैं? जोड़ा में। तो क्रोमोसोम क्या में रहते हैं? जोड़ा में। तो इनको सबसे पहले वाले फेज में, सबसे पहला वाला फेज कौन है भैया? इंटरफेज। इंटरफेज में क्रोमोसोम को क्या किया जाता है? 20 ऐसे अलग किया जाता है। दुई है ना, चपके अलग हो जाओ ऐसे। और वैसे अगर कैसे काट देते हो, केंद्र का डायरेक्ट काट देते, कोनो बीच में पड़ो है, कोनो सीध पड़ो है, कोनो टेढ़ पड़ो है, सब पड़े है ना, तो कोनो उल्टा सीध कट जाते हैं ना, कट जाते कि नहीं, तो दिक्कत हो जाती। तो एक है मारे का बा कि इन सभी को क्रोमोसोम से कहा कि सबसे पहले भैया तुम लोग टूटो। कौन टूटो? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या जो ऐसे चिपके रहा है ना, आइस चिपके हैं, तो इनको अलग किया था। बात समझ पाए। तो सबसे पहले ये अलग होते हैं। तो मान लो क्रोमोसोम टूटो, तो टूट करके एक अंदर देखो आइस हुई गए, मान लो आइस से सब अलग हुई गए, देखो आइस अलग अलग हुई गए, अब सब अलग अलग हुई गई है। अब एक तुम चाइनीज काट दो। मेरी बात समझ पाए। तो सबसे पहला वाला जो फेज है इंटरफेज, एमा क्या किया जाता है? एमा क्रोमोसोम को विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रोमोसोम को विभाजित अलग अलग किया जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए जो कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा ऐसा फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं रहता? तो कौन फेज में जोड़े में नहीं रहता? इंटरफेज में। क्योंकि इंटरफेज में ही वो भैया अलग हो जाता है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो पहला फेज आपको समझ में आया। यही फेज सबसे बड़ा होता है क्योंकि क्रोमोसोमों की संख्या ज़्यादा होती है अलग अलग, उसको अलग करना थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे बड़ा फेज इंटरफेज, सबसे बड़ा फेज इंटरफेज। सबसे इंटरफेज में क्या किया जाता है? क्रोमोसोम को विभाजित किया जाता है। ऐसा कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं पाया जाता है? इंटरफेज। मेरी बात समझ पाए? ठीक है, यही बात लिखा है हमने। इस अवस्था में क्रोमोसोम को अलग किया जाता है जिससे डीएनए, अब भाई डीएनए का निर्माण होता है मतलब डीएनए अलग हो जाएगा, वो तो बनाया ना, उसको छोड़ो है। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस अवस्था में क्रोमोसोम जोड़े में नहीं पाया जाता है। बात समझ पाए? क्लियर? ये बात बता दी आपको। अब आएगा दूसरा वाला फेज। दूसरा वाला फेज पहले समझ ले, बाद में लिख ले महारानी, हैं टाइम दे देवे। दूसरा फेज कौन सा होता है? प्रोफेज। यही मतलब नोट कर लो, कॉपी में पहले नोट कर लो, लिखो जरूर किताब में, देखो जाके पढ़ो, जाके पहले समझ लो जो हम बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। अब घर में थोड़ा पढ़ियो, घर में थोड़ा कुछ याद हुई है तुम्हें, घर में तुम्हें इतने काहिल हो, हमें पता है कितने काहिल नहीं, घर में पढ़ियो। प्रोफेज, अगला फेज कौन सा है? प्रोफेज। अब प्रोफेज में बताओ क्या होना चाहिए, बताओ। अब प्रोफेज में यही हिसाब से देखो, सबसे पहले हम करण का जा रहे हैं, केंद्रक का अलग करण जा रहे हैं, लेकिन केंद्रक में सिस्टम ये होगा कि केंद्रक के अंदर रहा है कौन? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को ऐसे अगर केंद्र का बीच से फाड़ फूट देते हो तो क्रोमोसोम बेकार बेकार कटकट आ जाते हैं। तो एक हमारे हम पहले फेज में क्या काम करने निपटा नहीं? क्रोमोसोम का। क्या निपटा नहीं? क्रोमोसोम। अब दूसरे फेज में हम क्या करेंगे? दूसरे फेज में भैया अब केंद्रक का निपटाइए। क्या निपटाइए? केंद्रक का। तो दूसरे फेज में क्या किया जाता है? इस फेज में केंद्रक का विभाजन किया जाता है। किसका विभाजन किया जाता है? केंद्रक। अब देखो जैसे आप मान लो ये भी होगा अलग, देख रहे हो नहीं वाला भाई, इनका अलग कर देंगे, केंद्र का बाईस होगा, अब एक विभाजित कर देंगे मतलब। अभी धीरे धीरे अपना केंद्र जब अलग हो गया तो अपना बन जाएगा उसी टाइप का, जैसे अलग थे अलग बन जाएंगे। तो केंद्र जैसे दुई बन गए तो केंद्र का करेगा क्या? ये जुगाड़ देखा गया कि अरे बाकी हम तो अलग हुई गए, दुई हुई गए, अब ये जो बाकी वाले अंग है इनको कैसे अलग किया जाए, इनको कैसे तोड़ देवे। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो अब इनको तोड़ने के लिए कहा से देखो, इनको तोड़ने के लिए क्या होता है? केंद्रक जुगाड़ करता है, कहा था ऐसा कुछ बनाओ कि भैया इनका अगर तोड़न तो अचानक न टूटे, नहीं तो अचानक टूट गया तो एक अंग तो वही है कि उसके अंदर वो जो जहर पाया जाता है वो सभी को मार देगा, अचानक फाड़ फूट देनी हम हैं। कौन वाला अंग होती वो? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि वो डायरेक्ट अगर एंजाइम में फैलेगा पूरे में तो कोशिका भी कर, कहा कि इनको अगर तोड़ना है सबको अलग अलग इनको करना है, तो करने के लिए भैया इनको धीरे धीरे अलग करना पड़ेगा। ऐसे करना होगा कि धीरे धीरे हम इसको अलग करेंगे तो नई परत बनती जाएगी और बढ़िया सा अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए करता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है तुम्हारा केंद्र, जुगाड़ बनाता है। क्या बनाता है? धीरे धीरे एक चीज का निर्माण करता है जिसका नाम है स्प्लिंडर फाइबर। क्या नाम है? स्प्लिंडर फाइबर। अंग्रेजी में कहते हैं तुर्क धागा। क्या कहते हैं? तुर्क धागा। ठीक है, किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करना शुरू कर देता है किसका? तुर्क धागा का। अंग्रेजी में स्प्लिंडर फाइबर। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप समझो कि बचपन में गुब्बारा नहीं होती, गुब्बारा होती, मान लो एक बड़ा सा गुब्बारा है, इस लंबे नहीं, इतने बड़े लंबे लंबे होते, तुरैया नामा है होता कि नहीं गाँव में जो है बेचना होता नील वाले बालन से महिलाओं के बाल दो तो एक तुम्हें बच्चा बनकर गुब्बारा दे देता है छोटे वाले बच्चा का मम्मी के बाल कहाँ रखे ले जाओ, तो बाल ढूंढो पड़ता है। अब गुब्बारा वाला आओ उसका लाओ मम्मी के बाल दो, तो बाल दो, बाल के बल दे तुरैया वाला दे देता गुब्बारा। तो अब ये गुब्बारा में देखो बीच में ऐसे तुम मान लो रबड़ बांध दो, रबड़ रबड़ न बांधो, तुम ऐसे घुमा ही दो, ऐसे घुमा दो और जहाँ घुमाइए तो गुब्बारा का विभाजित हो जाए, लगी कि नहीं? तो भैया जो यहाँ पे बीच में बांधा गया है धागा एक तरीके से, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? जो रबड़ की बात हम कर रहे हैं, जो रबड़ ऊपर बांधी गई वो क्या कर रहा है? इस गुब्बारे को, जो पूरा गुब्बारा था तुरैया नामा, वो दुई भागों में विभाजित का कार्य कर रहा था कि नहीं? बिल्कुल वही काम ये करता है स्प्लेंडर फाइबर। ये क्या करता है? बनवाने का काम कौन कर रहा है? किसने कहा कि बनावे का? कौन कही है? केंद्रक। केंद्रक इस यहाँ पे निर्माण शुरू कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण किस फेज में शुरू होता है? तो किस फेज में शुरू होता है? प्रोफेज में। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कौन करवाता है? केंद्रक करवाता है। कौन करवाता है? केंद्रक ही मेन है। अब भैया तीसरा फेज आएगा, तो तीसरा फेज सबसे मेन है। क्यों मेन है? अभी आपको बताएंगे। तो तीसरा फेज जैसे आया, क्योंकि अब जैसे तीसरा फेज आया तो अब भैया क्या हुआ? केंद्रक क्या करेगा? जैसे स्प्लेंडर फाइबर बनेगा, तीसरे फेज तक स्प्लेंडर फाइबर पूरा बन जाती, जितना धागा बनना होती सब बन गया। अब बनने के बाद अब काम असली चालू होगा। क्या होगा कि जितने ये भाई साहब बचे वाले लोग हैं, जितने कोशिका के बचे लोग हैं, इनको क्या कहेगा? केंद्रक कहेगा इनको बंधवाओ जल्दी फटाक से, हैं किसको बंधवाओ? इनको सबको। तो भैया धीरे धीरे स्प्लेंडर फाइबर से क्या किया जाता है? इनको बीच से ऐसे बांधा जाता है, जैसे हमने आपको 12 वाला उदाहरण दिया, बीच से ऐसे बांधा जाता है। सभी को बीच से ऐसे बांधा जाता है, सभी अंगों को बीच से ऐसे बांध दिया था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
अब जब बीच से इसे बांधा तो धीरे धीरे देखोगे कि दुई भागों में पार्ट में अलग होगा कि नहीं, से गुब्बारा अलग हो जाता है वो वाला, बात समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे दुई पार्टों में सब ये अलग होने लगते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो भैया इस फेज में क्या होता है, मेटा फेज में, कि इस फेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो चुका होता है, और इस फेज में क्या होता है, बाकी जो बचे हुए अंग हैं कोशिका के, उनको स्प्लेंडर फाइबर से बांधा जाता है ताकि वो अंग आपस में अलग हो सके, मतलब वो अंग आपस में विभाजित हो सके। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? और ये देखो, ये तो बता दिया हमने, कोशिका के अंगों को बांधा जाता है। ये जो फेज होता है ये अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। काहे के मारे? क्योंकि देखो, अगर मान लो ऊपर वाली ये ना पढ़ाई जाए और तुमसे डायरेक्ट हम कह दें यह वाली पढ़ाओ, तो यह वाली का अगर डायरेक्ट हम आपका पढ़ा रहे हैं तो एक पढ़ा रहे हैं, उससे पहले इनका समझाना पड़ेगा कि नहीं? समझाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको अगर हम कहते हैं ये मेटा फेज बताओ, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तो मान रखा ये स्प्लेंडर फाइबर यू कैसे बनेगा, तो इन दोनों को बताना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक पढ़ लो अकेले। अगर एक आप पढ़ रहे हो तो इसको समझाना पड़ेगा, और जब एक आपको पढ़ा दिया तो एक नीचे की प्रोसेस भी हमें बताना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? कि अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौने फेज में जो अंगों का बांध दिया जाता है स्प्लेंडर फाइबर के द्वारा, मेटा फेज। इसके कौने फेज में बांध दिया जाता है? मेटा फेज। बात समझ पा रहे हो? अब देखो अब होगा क्या आगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगली जो फेज होता है इसमें क्या होता है, ये सबसे छोटी अवस्था है, ये सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है। कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? एनाफेज। अगली चौथी अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है। एनाफेज कौन सी अवस्था होती है? सबसे छोटी अवस्था होती है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब मान लो जैसे जितने तुम्हारे ये सारे अंग हैं टूट जाएंगे, वहाँ पर टूटने के बाद फिर क्या होगा, इसको बीच से जब विभाजित किया जाएगा तो क्या होता है, सारे जो अंग बन चुके हैं अलग अलग, वो सब ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। नहीं बात समझ पाए? जैसे मान लो ये सब बीच से विभाजित हो चुके हैं, अब हम बीच सब इसे काटने लगन का कोशिका का विभाजित करने लगन, तभी तो दिक्कत है, बीच में क्या आ गया, तो बीच में नहीं आना चाहिए ना, ये सब किनारे चले जाए, बाकी एक वोकिल से उधर चला जाए, किधर चला जाए, भाई होकर सब लोग किनारे किनारे चला जाए। तो किनारों को क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। किनारे को क्या कहते हैं? ध्रुव। तो ये ध्रुवों की ओर चले जाए तभी तो बीच से विभाजित हो पाएगी कोशिका। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अन्य अंग जो होते हैं ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये जो अन्य अंग है, वोक्यूल्स है, एक वोक्यूल्स उधर, एक उधर, एक सेंट्रोसोम उधर, एक उधर, जो बन करके बने हुए हैं, ये सब ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, तभी तो कोशिका जो है बीच से विभाजित होगी। मेरी बात समझ पाए? तो सबसे छोटा फेज कौन सा होता है आपसे पूछेगा, सबसे छोटा फेज एनाफेज, सबसे छोटा फेज एनाफेज, सबसे छोटा फेज एनाफेज। बात समझ पाए? सबसे बड़ा फेज इंटरफेज, सबसे बड़ा फेज इंटरफेज, धन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फेज मेटाफेज। अब लास्ट फेज बचेगा जिस फेज का नाम है टेलोफेज। क्या फेज? टेलोफेज। इस फेज में क्या होता है, पूरा प्रोसेस पूर्ण हो चुका होता है, जो हम कोशिका का विभाजन कर रहे हैं, जिस कोशिका का हम विभाजन कर रहे हैं वो सब पूर्ण हो चुका है, इसलिए इस फेज को हम अंतिम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फेज को हम अंतिम फेज कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसमें क्या होता है, जो स्प्लेंडर फाइबर है वो गायब हो चुकी होती है। क्या कि गायब हो चुकी होती है? क्योंकि भैया वे तो कोशिका के जो अंग थे उनको अलग कर चुका है, तो स्प्लेंडर फाइबर क्या कौन काम रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो इसमें क्या है, स्प्लेंडर फाइबर गायब हो चुकी है। बात समझ पाए? उम्मीद है पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार जल्दी सब इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ा फेज किसे कहते हैं? इंटर। सबसे छोटा फेज एनाफेज। सबसे छोटा फेज एनाफेज। अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फेज मेटाफेज। सबसे लास्ट वाला फेज कौन सा होता है? क्या फेज? टेलोफेज। सबसे लास्ट वाला फेज टेलोफेज। वह कौन सा फेज है जिसमें तुर्क धागा का निर्माण होना शुरू हो जाता है? प्रोफेज। तुर्क धागा का निर्माण होना किसमें शुरू होता है? प्रोफेज में। तुर्क धागा का निर्माण होना बंद किस फेज में हो जाता है? बंद किस में हो जाता है? निर्माण होना बंद किस में हो जाता है? मेटाफेज में। मेटाफेज में निर्माण होना बंद हो जाता है, वहाँ वो पूर्ण हो चुका होता है। अब ये पूछेगा कि वो कौन सा फेज है जिसमें तुर्क धागा समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तब वो टेलोफेज आएगा। किसमें होगा? टेलो। तो समाप्त किसमें होता है? टेलोफेज। सबसे पहले बनेगा किसमें? प्रोफेज। सबसे पहले तुर्क धागा बनेंगे किसमें? प्रोफेज। इसके बाद बनना बंद किसमें हो जाएगा? मेटाफेज। बांधने का काम कौन फेज में करता है? अंगों को बांधने का काम किस फेज में करता है? मेटाफेज में करता है ना। चलो बाकी ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये आपको समझ में आ गया है कि समसूत्री विभाजन इस तरीके से होता है। एक के अलावा देखो यहाँ पर जो कुछ जीव होते हैं, जैसे आपका छिपकली। अब देखो मान लो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो समसूत्री विभाजन कहीं पे धीमा नहीं हो जाए, समसूत्री विभाजन धीमा होता है। जैसे अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन बहुत धीमा होता है, और समसूत्री विभाजन अगर धीमा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? मान लो डॉक्टर है, समसूत्री विभाजन मतलब वो शुगर की बीमारी है, और मान लो पेट में कोनो पथरी हो गई, अब वो डॉक्टर का चीरा लगा देने हो गया, अब पथरी निकाल देने, और सिल देने,
जो सेल हेल्दीनेस, तो भैया जल्दी जल्दी वो जो है जो, क्योंकि उसके अंदर ये समसूत्री विभाजन हो ही नहीं रहो, बहुत धीमे धीमे ही रहो, और जब हो ही नहीं रहो तो भैया वो गलना पकना शुरू हो जाएगा। अब पकना उकना शुरू हो, डॉक्टर होगा फिर वो चिल्लाएगा, हैं चिल्लाए कैसे तुम हमारी कर दी, देखो सभी गल गल के गिर रहा हूँ, हमारी किडनी विडनी अलग गिर रही है, ठीक है। फिर बात समझ पा रहे हैं? तो भैया जब भी ये डॉक्टर साहब ये सब तुम्हारे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो चेक जरूर कर लेते हैं, जाके चेक कर लेते हैं कि आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, कहीं आपको कोई HIV एड्स तो नहीं है। एड्स के दौरान भी समसूत्री विभाजन प्रभावित होता है। HIV एड्स एक बीमारी है, ठीक है, ये तो ये वाली बीमारी इसके तहत, या फिर शुगर की बीमारी है या HIV एड्स की बीमारी है, तो इनके तहत क्या होता है, समसूत्री विभाजन जो है वो प्रभावित होता है, जिससे डॉक्टर अगर कोनो आपके शरीर का कुछ ऑपरेशन वगैरह करता है तो वो उसको चेक कर लेता है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि मान लो धड़ाधड़ समसूत्री विभाजन बहुत तेज हो जाए, अंग में कौन शरीर के कौन अंग में बहुत तेज हो जाए, मान लो इधर समसूत्री हाथ है इन पर ई जगह पर समसूत्री विभाजन बहुत तेज होने लगे, कैसा हो जाए, तो कभी धीरे 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 यहाँ पर जो है गांठ जैसी पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? गांठ। धीरे धीरे वो कैंसर का रूप लेगी। क्या रूप लेगी? कैंसर। तो समसूत्री विभाजन अगर बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो दिक्कत, अब बहुत धीमे हो जाए तो दिक्कत। बात समझ पा रहे हो नहीं? एक्स्ट्रा हो जाएगा तो गांठ बन जाएगी, गांठ बन गई तो कैंसर बन गया। अब कैंसर बन गया, अगर ऐसा गांठ बन गया तो फिर क्या उसको क्या आता है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब देखो कितना ज़्यादा समसूत्री विभाजन हो गया, गांठ बन गई। तुम तो वो तो नहीं है ना कि समसूत्री विभाजन बायोलॉजी पढ़ो, वही तो नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो डॉक्टर साहब देखिए कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन ज़्यादा हो रहा हो, एक लिटाओ और फिर क्या करता है वो गामा रेस से उसकी सिकाई करता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सिकाई करता है गामा रेस से, जिससे वो वहाँ पे जो कोशिकाएं है समसूत्री विभाजन जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको मार मूर देता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? ठीक है। इसके अलावा कुछ जीव होते हैं जो जैसे तुम्हारे चूहा वगैरह हो गए, चूहा वगैरह जो हो गए उसकी पूंछ जो है उसका पूंछ के ऊपर खींचोगे तो खाल खींच जाएगी, और खाल अगर खींच गई तो 2-3 दिन बाद फिर वो निकल आती, तो उसमें समसूत्री विभाजन ज़्यादा होता है। छिपकलियाँ वगैरह होती है तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन ज़्यादा होता है। अब कोई पूंछ काट देंगे 2-4 दिन बाद फिर वो नई पूंछ लेके घूमिएगा, तुम लेके रहो, देखो फिर हम लेके घूम रहे हैं। गेंडा वगैरह हो, गेंडा की चमड़ी बहुत टाइट होती है, मान लो किसी तरीके से तुमने उसकी गेंडा की चमड़ी मार काट कूट दी उस तलवार से, मान लो उसी तो बहुत टाइट होती, कटती नहीं, फिर भी काट दी, तब भी वो 10-15 दिन में अपनी नई चमड़ी लेकर घूमेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इन सब लोगों में समसूत्री विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। आदमी के अंदर समसूत्री विभाजन कौन अंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने आपको बताया था किडनी दाई ओर होती है, ठीक है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन सबसे कम कहाँ पर होता है, कहाँ कम होता है? ब्रेन में। एक के अलावा और एक चीज़ है, बता दें, जाना है तुम लोगों को, है